हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर 5 हमारा चल रहा है और लास्ट हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ा था। क्लियर है? तो वहाँ हमने क्या सीखा था कि जो धारा होती है I इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन आए हमारे पास कोई भी, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, बटा कुल प्रतिरोध, बटा कुल प्रतिरोध। इस तरह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। सेल के लिए आपको ध्यान रखना है I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो वहां हमने सीखा था कि सर I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, यानी इसे मैंने बोल दिया इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन कुल प्रतिरोध। अब एक तो होगा बाह्य प्रतिरोध R प्लस एक होगा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने सीख लिया था। E इक्विवेलेंट का मतलब है कुल विद्युत वाहक बल, R इक्विवेलेंट का मतलब है कुल आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है? तो ये बाह्य प्रतिरोध है, तो हमें पूरे परिपथ का प्रतिरोध लेना होता है, तो फिर हमें धारा निकालनी है, ठीक है। तो वहां हमने सीख लिया था कि अगर अपन एक जैसे सेल लें तो हमारे पास जो रिलेशन आया था I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। ये धारा थी हमारे पास श्रेणी क्रम के लिए एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। क्लियर है? और हमने वहां एक बात और सीखी थी कि श्रेणी क्रम में हमें तभी जोड़ना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, कम हो, ठीक है। तो उस समय जो धारा होती है वो n गुना हो जाती है। n क्या होती है? सेलों की संख्या, ठीक है। तो ये लास्ट हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है समांतर क्रम संयोजन, यानी सेलों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। सेलों का समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन, पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सेलों को हम जोड़ क्यों रहे हैं, सेलों का संयोजन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें धारा को बढ़ाना है, हमें धारा की प्रबलता को बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने सीख लिया था कि जब आंतरिक प्रतिरोध कम होता है तो धारा को बढ़ाने के लिए हमें कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। क्लियर है? तो यहां समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे? जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो। तो इसको समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन, समांतर आपको पता ही है, सारे पॉजिटिव किसी एक सिरे से, सारे नेगेटिव किसी एक सिरे से, ठीक है। तो चलो हमने एक सेल लिया, ये सेल लिया हमने, और हमें ये भी पता है किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हम सेल के साथ कैसे क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सेल हो गया प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल कितना? E1। विद्युत वाहक बल क्या होता है? बिल्कुल कि जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी सेल से हम कोई धारा नहीं ले रहे, उस समय उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, क्या बोलते हैं इसे? विद्युत वाहक बल। तो इस सेल E1 का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हम श्रेणी क्रम में दर्शाते हैं, और इसको हमने क्या बोल दिया? R1। क्लियर है? और एक दूसरा सेल लिया मैंने प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल कितना है? बिल्कुल E2 मान लिया, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमने क्या मान लिया? R2। क्लियर? और इसको हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, दोनों सेलों के पॉजिटिव कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु ए से जुड़ रहे हैं,
और दोनों सेलों के नेगेटिव पॉइंट डी से जुड़ रहे हैं। क्लियर है? तो कैसा क्रम हो गया? समांतर क्रम। दोनों के पॉजिटिव एक साथ, दोनों के नेगेटिव एक साथ, ये कैसा क्रम होता है? समांतर क्रम। ठीक है, अब इन सेलों के संयोजन को हम किसी बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे। ये हमने बाह्य परिपथ बनाया और ये बाह्य परिपथ का जो प्रतिरोध है वो हम किससे शो कर रहे हैं? जनरली कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर। क्लियर है? E1 का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1, E2 का आंतरिक प्रतिरोध R2। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं ये सेलों का संयोजन A और B पॉइंट से जुड़ रहा है और वही कैपिटल R से भी जुड़ रहा है। ठीक है, अब चलो बताओ, अब आपको पता है कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। क्या समान होता है? विभवांतर, यानी A और B के मध्य विभवांतर बराबर है, क्योंकि सभी पॉइंट A से जुड़ रहे हैं, चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, चाहे कैपिटल R हो। सभी के दूसरे से पॉइंट B से जुड़ रहे हैं, चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, चाहे कैपिटल R हो। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर कितना है? V है। तो करंट की बात करें, E1 से करंट मान लो प्लस से दूर माइनस की ओर, क्या मान लिया करंट मैंने? I1। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, धारा अलग अलग है। तो E1 से करंट मिलेगा I1 और E2 से करंट कितना मिलेगा? देखो, प्लस से दूर माइनस की ओर। विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से दूर माइनस की ओर, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है। तो E1 से करंट गया प्लस से दूर माइनस की ओर I1, E2 से करंट गया प्लस से दूर माइनस की ओर I2। अभी I1 भी A पॉइंट पे आ रहा है, I2 भी A पॉइंट पे आ रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा? इसे मैं मान लूं कैपिटल I। ठीक है, देखो I1 आ रहा है, इसमें I2 आ रहा है, तो यानी कैपिटल I किसके बराबर होगा? बिल्कुल I1 प्लस I2। कैपिटल I किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2। यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, अब नीचे कितना जाएगा? I1 प्लस I2, यानी कुल धारा जो है वो मैंने क्या मान लिया? कैपिटल I। तो इसमें कितना जाएगा? कैपिटल I, इसमें कैपिटल I, ये कैपिटल I करंट जा रहा है। ठीक है, यहां भी कितना? कैपिटल I। तो यहां फिर डिवाइडेशन होगा, तो ये I1 है और ये कितना है इसमें? I2। ठीक है, समझ गए? तो अब चलो बताइए, अब यहां हमें धारा निकालनी है पूरे संयोजन के लिए। ठीक है, तो चलो देखो, सेल E1 की बात करें। सेल E1 के लिए, सेल E1 के लिए, ठीक है, क्या होगा? आपको पता है कि E1 माइनस करंट कितना है? I1 R1, करंट है I1 R1 और विभवांतर क्या हो गया? V। ठीक है, आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है E माइनस IR बराबर होता है V, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध के कारण इसके विद्युत वाहक बल में कमी होती है। कितनी? I1 R1। तो E1 माइनस I1 R1 बराबर किसके? V के। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। देखो, E1 इसको मैं बदल लिया हूं माइनस V इज इक्वल टू I1 R1। V क्या है? विभवांतर है A और B के मध्य है, तो वो तो V रहेगा। तो यहां से बच्चों आप देख रहे हो कि I1 इज इक्वल टू कितना आ गया? E1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेल E2 की बात करें। सेल E2 के लिए, तो E2 के लिए क्या लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल कितना है? E2। आंतरिक प्रतिरोध के कारण कितना कम हो गया? I2 R2। ये किसके बराबर होगा? V के। क्योंकि सेल E2 भी A और B के मध्य जुड़ा हुआ है और A और B के मध्य विभवांतर कितना है? बिल्कुल V है। तो यहां से हम करंट निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल वही ऊपर की तरह I2 बराबर क्या आ जाएगा? E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो अब देखें इसमें आगे चल के, आप देख रहे हैं बच्चों, I1 हमने निकाल लिया, I2 निकाल लिया।
तो टोटल करंट आता है कुल धारा, कुल धारा कितनी है? कैपिटल आई, ठीक है। और देखो आर है, आर के सिरों पर कितना विभवांतर होगा? आई आर, जो वी के बराबर है। कुल धारा कैपिटल आई इज इक्वल टू कितना होगा? I1 प्लस I2। कैपिटल आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्लियर है? चलो I1 I2 का मान रखते हैं। तो कैपिटल I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है? E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। I1 निकाला, I2 निकाला, समांतर क्रम में धारा ही निकालते हैं, तो I1 और I2 की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें तो बच्चों I इज इक्वल टू, देखो E वाली टर्म में एक साथ लिख लेता हूं, तो आप देख रहे हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहां से E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो माइनस V कॉमन आ रहा है बच्चों, अंदर क्या बचेगा? बिल्कुल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्लियर है? V कॉमन ले लिया, माइनस V कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से I इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें, थोड़ा लघुत्तम ले लें इसमें, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक है, माइनस V क्या होगा? R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, क्लियर है? I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, एलसीएम आ गया, और माइनस V R1 R2 एलसीएम आएगा, और ये R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? करंट आ गया। I E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं, ठीक है। क्या मान ले इसको? इक्वेशन नंबर 3। अब मान लो जैसे अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं कि इन दोनों के स्थान पर हम एक तुल्य परिपथ बनाएं, तो आप समझिए, इधर देखो, इन दोनों के स्थान पर मैंने ऐसे माना कि मेरे पास एक सेल है ये, और इसका आंतरिक प्रतिरोध मैंने ऐसे मान लिया, और ये बाह्य प्रतिरोध से इस तरह जुड़ा हुआ है, कैपिटल R प्लस माइनस, ठीक है। टोटल मान रहा हूं, टोटल करंट कितना है? I। इसका विद्युत वाहक बल मैं मान रहा हूं E इक्विवेलेंट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या मान रहा हूं? R इक्विवेलेंट। करंट कितना है टोटल? I, ठीक है। ऐसे मान लिया, दोनों सेल समांतर क्रम में है, तो इस समांतर संयोजन का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो E इक्विवेलेंट मान लिया, समांतर संयोजन का जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उसे क्या मान लिया? R इक्विवेलेंट। तो अब इस वाले चित्र से देखें, इसको और मैं नाम दे दूं, ये फिगर A हो गया एंड दिस इज फिगर B। तो अब B फिगर से देखें, क्या लिख सकते हैं? देखो फिगर B से बताओ क्या लिख सकते हो करंट को? चलो करंट को छोड़ो, आप समीकरण बताइए कैसे लिखेंगे इसकी तरह, बताओ। E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? E इक्विवेलेंट माइनस कितना काम हो जाएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू OV, लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों करंट कितना मिलेगा? देखो E इक्विवेलेंट माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, क्लियर है? V को इधर लिया है, माइनस में हो गया, ये माइनस का I इंटू R इक्विवेलेंट उधर जाके प्लस का हो गया। तो यहां से मुझे जो करंट मिलेगा मैं यहां लिख रहा हूं, आपने इसको देख लिया है। देखो यहां से I इज इक्वल टू कितना मिलेगा? I इज इक्वल टू, बताओ,
इक्वलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्वलेंट, ये मिलेगा। आर इक्वलेंट नीचे लिया है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट सेपरेट कर लिया माइनस वी अपॉन आर इक्वलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखो ये भी करंट है, कुल धारा है समीकरण नंबर 4, और समीकरण 3 में भी कुल धारा है I। ठीक है, और इनके अपन तुलना करें, समीकरण 3 और 4 की अपन तुलना करें। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 की तुलना करोगे, आप देख रहे हो ये भी I की वैल्यू है, ये भी I की वैल्यू है। ये पहला पद है तो इसके बराबर होना चाहिए, माइनस v तो है ही, और ये R इक्विवेलेंट की टर्म आ रही है, वो आपको दिख भी रहा है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है क्योंकि समांतर क्रम में है आंतरिक प्रतिरोध। तो तुलना करने पर हमें देखो पहले किस पद की तुलना कर रहे हैं, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी I की वैल्यू है, I ये पद पहला पद इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या मिलेगा देखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, पहले पद के, क्या E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। और देखो ये देख रहे हैं माइनस है, यह भी माइनस है, V भी है, तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से मिलेगा देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 को हमने तुलना करी तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई, और यहां से मिल गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब देखिए ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो वहां से हमें देखो E इक्विवेलेंट मिल जाता है। देखिए ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूं समीकरण 4 में 5 से। समीकरण 4 में ये E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह में क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, और इस इक्वल टू क्या दे रखा है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं R1 R2 से R1 R2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 R2 पहले सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध, प्लस E2 R1 दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, पहले का आंतरिक प्रतिरोध, बटा ये नीचे आ जाएगा यानी R1 प्लस R2। ये बच्चों E इक्विवेलेंट होता है जब सेल कैसे क्रम में होते हैं, समांतर क्रम संयोजन में होते हैं। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, और यहां से R इक्विवेलेंट तो पता लगेगा आपको, R इक्विवेलेंट क्या होगा समांतर क्रम में, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यही होता है समांतर क्रम में। तो जो प्रतिरोध है उनके वो समांतर क्रम में है भाई। जब सेल समांतर क्रम में होंगे तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में होंगे। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला यही होता है दो के लिए कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया R इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया E इक्विवेलेंट। क्लियर है, तो आप बिल्कुल देख रहे हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2, याद रखना है इसको।
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, वो हो गया R इक्विवेलेंट। क्लियर? तो चलो इसमें आगे चले। ये हो गया आपका सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब देखो इसी इक्वेशन को देखें आप, इक्वेशन 6 और 7 को क्या मानते हैं? यदि मान लो जो हमने सेल लिए या अपन एन सेल की बात करें, वो सभी कैसे हो? बराबर हो, सबके विद्युत वाहक बल कैसे हो? समान हो। तो यदि E1 बराबर E2 बराबर क्या मान लिया? E, और इन सभी के आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है, उसको मैंने क्या मान लिया? R। तो आप देखेंगे समीकरण नंबर 6 से तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आएगा? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो आप रखेंगे E1 E के बराबर, ये भी R, ये भी R, E1 E2 दोनों E के बराबर, R1 R2 R के बराबर, और नीचे भी क्या हो गया? R प्लस R। तो E इक्विवेलेंट कितना आया? ER प्लस ER 2ER अपॉन 2R, 2 से 2 R से R। कहने का मतलब अगर एक जैसे सेल जुड़े हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है? E के बराबर होता है। E इक्विवेलेंट कितना आ गया? कैपिटल E के बराबर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास E इक्विवेलेंट, कैपिटल E के बराबर। ठीक है, और R इक्विवेलेंट देख सकते हो, देखो समीकरण 7 से R इक्विवेलेंट कितना आएगा? देखो R इंटू R, R स्क्वायर, R प्लस R 2R, तो R से R कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R/2। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R/2। अभी हमने कितने सेल लिए हैं? 2 सेल लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर मान लेता हूं मैं 8, इसको क्या मान ले? 9। अभी कितने लिए हमने? 2 सेल। एन सेलों की बात करें, देखो एन सेलों के लिए इक्विवेलेंट तो क्या रहेगा? E रहेगा। ठीक है, चाहे एक हो चाहे 2 हो चाहे n हो, इक्विवेलेंट कितना रहेगा? E। R इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए आपको? R/n, इक्वेशन नंबर 10। समझ गए भैया? n गुना कम हो जाता है, 2 सेल थे तो R/2, 3 सेल R/3, n सेल होंगे तो R/n। आपको पता है समांतर क्रम संयोजन में n गुना मान कम हो जाता है अगर एक जैसे प्रतिरोध हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? R/n। चलो अब धारा देखते हैं। अतः धारा, निकाली धारा होती है, तो हमें पता है कि धारा I बराबर क्या होगा? फॉर्मूला E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है प्लस R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो ये तो सेलों का विद्युत वाहक बल, ये उनका आंतरिक प्रतिरोध, और ये हो गया बाह्य प्रतिरोध। क्योंकि धारा जब निकालेंगे तो ये इसका भी प्रतिरोध हमें काउंट करना पड़ेगा। तो देखो आप देख रहे हैं कैपिटल I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कितना? E अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट कितना? R/n, R/n। क्लियर है? ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 11। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू n को ऊपर ले जाओ, n E अपॉन n R प्लस R। ठीक है, n E अपॉन n R प्लस R। वहां क्या था? वहां था n E अपॉन R प्लस n R। श्रेणी क्रम वाले में क्या था? श्रेणी क्रम वाले को मैं लिखूं, श्रेणी क्रम में I कितना मिला था? n E अपॉन R प्लस n R। ठीक है, हमें ध्यान है I इज इक्वल टू n E अपॉन R प्लस n R।
और समांतर में क्या आ रहा है, NE अपॉन NR प्लस R, आ गया ना उल्टा। तो इसमें जब ये कम होता है तो N गुना धारा बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे कि अगर R इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, ये वाला मान क्या होगा, ज्यादा, इन्हें इसको आप छोड़ोगे तब N गुना धारा बढ़ेगी। देखिए इसको भी, इक्वेशन नंबर इसको मैं 12 मान लूं। देखो, यदि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्यादा हो, किससे, बाह्य प्रतिरोध से, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्यादा हो, किससे, बाह्य प्रतिरोध से, तो क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, कैपिटल R को छोड़ दिया, तो यानी I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कितना है, E, और R इक्विवेलेंट R अपॉन N। तो बताओ कितना गुना बढ़ गया, N गुना बढ़ गया। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए हमें कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जितने सेल लोगे आप उतनी गुना धारा बढ़ जाएगी। और अगर आप इसका उल्टा देखोगे कि यदि R इक्विवेलेंट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, तो R इक्विवेलेंट को छोड़ दो, तो I केवल क्या बचेगा, E अपॉन R। तो बताओ कोई फायदा हुआ। अब चाहे एक सेल जोड़ लो चाहे N सेल जोड़ लो, N सेलों को जोड़ने के बाद भी उतनी धारा मिलती है जितनी एक सेल से मिल रही है, तो कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ। तो मैं समांतर क्रम में कब जोड़ना चाहिए, जब उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, और श्रेणी क्रम में जब उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।